रीढ़ की हड्डी। कक्षा 9 कृतिका का अगला पाठ 3 है, जो कि एकांकी है, श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित। इसमें पात्र हैं उमा, जो कि मुख्य नायिका है, लड़की जिसको देखने के लिए इसमें आए हैं, रामस्वरूप लड़की के पिता, प्रेमा लड़की की माँ, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप और रतन इस एकांकी में नौकर है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जा रहा है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, जैसे तैसे वो लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है कि तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा दिया। यानी यहाँ उसके प्रेमा के मम्मी पापा हैं, वो बात कर रहे हैं। तो मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रख दिया है। यानी इस पाउडर वाउडर का मतलब है पाउडर वगैरह जो मेकअप के लिए है, वो सामान उसके लिए लाकर रख दिया है और इन चीज़ों से वो नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं न जाने इसका दिमाग कैसा है। यानी वो अपनी लड़की के लिए सोच रहे हैं कैसी दिमाग की है, ना कोई मेकअप करती है ना ढंग से रहती है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक ही पढ़ी लिखी उसे बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो लड़के वाले उसको शादी नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए अब मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर जो है अपना रतन उसको मक्खन लाने के लिए भेज दिया। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर आ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खोलने पर गोपाल प्रसाद और उसका लड़का जो है शंकर वो अंदर आते हैं। रामस्वरूप उन दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके से बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस यहाँ किस चीज़ के लिए कहा गया है? जो शादी विवाह है वो उसको बिजनेस मानते हैं, शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो बिजनेस की बात की जाए। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान से तो इन लोगों की हैसियत बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के को झुककर बैठने पर डांटते हैं। वो कहते हैं तुम लड़के हो, तुम तो ऐसे अकड़ कर बैठो, अपनी रौब में रहो। मतलब ये पुराने दकियानूसी बातें। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो राम प्रसाद कहते हैं कि वह तो आप खुद ही देख लीजिए। फिर जनपत्रियों के मिलान की बात चलती है तो रामस्वरूप जी कहते हैं मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक की बहू चाहिए। मैट्रिक मीन्स 10th पढ़ी हुई, मुझे उसे नौकरी करानी थोड़ी ही है, इसलिए मैं तो सिर्फ 10th पढ़ी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो घर में टिकेगी नहीं, हम लोगों को बोलने नहीं देगी। इसलिए वो कहते हैं हमें तो बस 10th पढ़ी ही लड़की चाहिए। अब वो उमा को बुलाने के लिए सिर झुकाकर पान की तस्तरी लेकर कहते हैं कि उमा को भेजो। तो वो पान की तस्तरी लेते हुए सिर झुकाकर आती है। उमा के पहने चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही एक साथ बोलते हैं चश्मा। रामस्वरूप उमा के चश्मा लगाने की वजह से वो स्पष्ट करते हैं कि वो क्यों चश्मा लगाती है ना। तो वो पढ़ती लिखती थी तो काफ़ी मेरी नज़र का काम पड़ता है। तो वो कहती हैं कि उस उमा के चाल और चेहरे की छवि को देखते हुए गाना बजाने के बारे में पूछते हैं। तो उमा सितार उठाकर गीत सुनाती है। उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वो लड़के को पहचान कर गाना बंद कर देती है। उमा से गोपाल प्रसाद उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछते हैं तो उसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। क्या देते हैं कि हाँ, घर में जो सारी पेंटिंग लगी हुई हैं वो सब उमा ने ही बनाई हैं,
गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में भी पूछते हैं, तो उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं, ताकि ये पता चले कि बोलती भी है कि जवाब कैसे देती है, तो उमा को ही जवाब देने के लिए वो कहते हैं। अब उमा मजबूत आवाज़ में क्या जवाब दूँ, वो कहती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बेची जाती हैं तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता। मतलब कहते हैं सामान जब हम बेचते हैं तो हम पूछते हैं कि वो कैसी है क्या है, केवल खरीदार को दिखा देता है, कहता है ये पसंद आया तो अच्छा है, नहीं तो ये रखी। तो रामस्वरूप इस बात को सुनकर क्रोधित होते हैं कि मैं कोई सामान तो हूँ नहीं जो मेरा भाव तोल कर रहे हैं। उमा बोलती है कि मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय हैं मुझे खरीदने के लिए आए हैं, ज़रा इनसे भी तो पूछिए कि क्या इनका जो है, क्या ये लड़कियों के दिल नहीं होता, मतलब लड़कियों में दिल नहीं होता, जो उन्हें क्या चोट नहीं लगती लड़कियों को, उनकी भी अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, क्या वे अपनी भावनाओं को नहीं कह सकती। तो गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आप इतनी देर में सारी नाप तोल कर रहे हैं कि है ना, मुझसे तो पेंटिंग आती है कि नहीं आती, गाना आता है कि नहीं आती, तो इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है। ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी जो फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे। समझ आ रहा है आपको कि लड़का अपने चरित्र से अच्छा नहीं था, वो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता था, तो ऐसे लड़के की मतलब वो है अपने चरित्र को तो वो दिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, और लड़कियों के चरित्र के बारे में वो जाने क्या क्या जानकारी लेना चाह रहे थे। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, तो वो इसीलिए पूछते हैं कि तुम तो 10th पास थी ना। उमा बोलती है हाँ मैं पढ़ी हूँ, वो सच बोलती है, मैं BA पास कर चुकी हूँ, मैंने तो कोई चोरी नहीं की और ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताका झांकी करती हूँ। कायरता का प्रदर्शन किया है तो इसने किया है, मैंने नहीं, मैं तो निडर होकर कहती हूँ कि हाँ मैं पढ़ी हूँ। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं, रामस्वरूप को बुरा भला कहते हैं, अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़कर चले जाते हैं। उमा पीछे से कहती है कि जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है हमारे जो शरीर की मजबूती है वो रीढ़ की हड्डी से होती है। तो अगर आदमी में मजबूती होती है तो उसमें दृढ़ता होती है, तो वो उसके कहती है कि तुम्हारे बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो लड़का है उसका वो और गोपाल प्रसाद वो बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है, उमा रो रही है, यानी माँ उसकी रो रही थी, और रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आते हुए बोला बाबूजी मक्खन, यानी वो जब तक मक्खन लेकर आता है और वो ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस एकांकी का यही उद्देश्य है कि नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना वो मुख्य इसका उद्देश्य है। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता, इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूटती है, उसके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है। जैसे सास ससुर है या जिसके घर में लड़की जाती है तो वो मनमानी करते हैं और उस पर अपना रौब चलाते हैं। वे हर हालत में अपने अहंकार को पूरा होते देखना चाहते हैं, यानी लड़के वाले हर चीज़ को अपना मतलब लड़की पर हावी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो और उनसे मनमानी वो सेवा ले सकें और अपनी जो सनक है वो उस पर चला सकें। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते, वे आने वाली बहू की इच्छा और नखरे नहीं मानना चाहते, और उनकी सोच कैसी है, दकियानुसी है। लेखक समाज की इसी दकियानुसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ माल नहीं होती, उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं है, उसका भी दिल करता है, उन्हें भी चोट लगती है। इस सब का ध्यान हमें रखना चाहिए। यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू का सम्मान नहीं करेगा तो उमा जैसी बहुओं को इसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, उन्हें मुंह फट बनना ही पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये एक अपने लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। नारी उद्धार का ही एक मेव मार्ग है कि नारी उद्धार तभी हो सकता है जब नारी आवाज़ उठाएगी। इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिताओं के भी को ये सीख दी गई है कि बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें और छल कपट को शेष दुनिया के
कपट जाल में स्वयं को न डालें। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। इसमें एकांकीकार ने पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद।